1964 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान भोजन की कमी थी और अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि वह सभी खाद्य आपूर्ति बंद कर देगा। शास्त्री जी ने आकाशवाणी पर घोषणा की, जनता से सप्ताह में कम से कम एक बार भोजन का त्याग करने का आग्रह भी किया। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी गढ़ा। तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। अन्ना साहेब ने अपना बचपन नासिक जिले के सिन्नर तालुका के पड़ाली गांव में बिताया। सूखे और गरीबी के कारण तमाम तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और कानून की प्रैक्टिस करने लगे। पढ़ाई के दौरान वे कम्युनिस्ट विचारों से अभिभूत थे, लेकिन वह कम्युनिस्टों की राष्ट्रीय प्रवृत्ति की तुलना में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को अधिक महत्व देने की भूमिका से परेशान थे। यह संघर्ष अन्ना साहब के मन में चल रहा था। उसी समय साम्यवादी आंदोलन में फूट पड़ गई। फिर अन्ना साहब कांग्रेस में शामिल हो गए। देश को लाभान्वित करने वाले कृषि मंत्रियों में अन्ना साहब एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व थे। कृषि के प्रति उनके जोश के मामले में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उनके साथ लंबा समय बिताने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहते हैं, अन्ना साहब जिन्होंने दिन रात केवल कृषि और किसानों के बारे में सोचा, उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने वैज्ञानिकों, प्रसारकों और किसानों के बीच एक अनूठा संगम लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। हरित क्रांति पूर्ण रूप से देश में लागू हुई और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात थी वो लाल बहादुर शास्त्री और अन्ना साहब शिंदे ने की शुरू में, और उसके बाद इंदिरा जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत एक इतिहास है। इन गोल्डन वर्ड्स यू कैन नॉट गेट अ मैन लाइक अन्ना साहब शिंदे। सन 1962 में अन्ना साहब शिंदे पहली बार कोपरगांव निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा गए और नेहरू द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। बाद में उन्होंने उप मंत्री और राज्य मंत्री का पद संभाला। 15 साल तक वह केंद्रीय कृषि विभाग की देखरेख कर रहे थे। कई कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी ने कृषि विभाग के लिए अन्ना साहब पर भरोसा किया। जिस समय उन्होंने कार्यभार संभाला, उस समय भारत में कृषि अनुसंधान का आकलन करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंक पार्कर के नेतृत्व में एक समिति का नेतृत्व किया गया था। संसदीय सचिव होने के कारण अन्ना साहब इस समिति के कार्यों से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्ना साहब ने उस उद्देश्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को मजबूत करने की पहल की। भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन को देश में कृषि अनुसंधान को सुव्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया था। पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। अन्ना साहब की कृषि अनुसंधान में गहरी रुचि थी। नए नए विकास के बारे में जानने के लिए वह घंटों वैज्ञानिकों से मिलते रहते थे। वैज्ञानिकों और उनके बीच सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान हुआ। अमूल सहकारी दुग्ध समिति दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। उनके लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन
भैंस पालन पर जोर दे रहे थे। अन्ना साहब ने सलाह दी कि संकर गायें भैंसों की तुलना में अधिक कुशल और किफायती होंगी। भैंस मुख्य रूप से एशिया में पाई जाती है, उन पर कोई विशेष शोध नहीं किया गया है। दूसरी ओर दुनिया भर में गायों पर शोध किया गया है और अधिक दूध देने वाली नस्लें सामने आई हैं। वे उष्णकटिबंध में भी अच्छी तरह से जीवित रहते हैं। इतना गहरा और तार्किक तर्क किया गया था। कुरियन ने इसे स्वीकार कर लिया और दूध का जल प्रलय शुरू हो गया। अन्ना साहिब ने सोवियत संघ की अपनी यात्रा से वापस आने के बाद वैज्ञानिकों को सूरजमुखी के बीज दिए। सोयाबीन और सूरजमुखी के महत्व को पहचानने और भारत में उनकी खेती को प्रोत्साहित करने का श्रेय उन्हें जाता है। स्वामीनाथन ने उन्हें भारत में सूरजमुखी की खेती का जनक भी कहा है। उन्होंने प्रवरा नामक एशिया में पहली बार सहकारी चीनी फैक्ट्री बनाने की पहल की। वह सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। पुणे में वैकुंठ भाई मेहता सहकारी प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना अन्ना साहब का विचार था। नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ने चीनी मिलों के लिए आवश्यक मशीनरी के निर्माण के लिए तालेगांव में एक कारखाना शुरू किया। महाराष्ट्र के शिल्पकार यशवंतराव चौहान को इस बात का गर्व था कि अन्ना साहब बीज से लेकर भंडारण और कृषि उपज की बिक्री, अनाज की गारंटीकृत कीमत से लेकर बाजार तक हर पहलू पर ध्यान से सोचकर सक्रिय रहे। जबकि मधु लिमये जैसे आलोचनात्मक सांसद ने उनके प्रयासों की दिल से सराहना की थी। अन्ना साहिब ने समाज और दुनिया को बदलने की तीव्र इच्छा के साथ राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक इस भाव को बनाए रखा। महाराष्ट्र में कई ऐसे राजनेता थे जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। हम आज उस समृद्ध अतीत के कंधों पर खड़े हैं। उनका जो पूरा जो उनकी अपनी जिंदगी का सफर रहा, जीवन का सफर रहा, वो एक बहुत ही संघर्षशील रहा, जिसमें उन्होंने संघर्ष किया। और यही नहीं, कई बार आज़ादी की लड़ाई में जेल भी गए। फिर एक बार उन्होंने बड़ा किसानों के लिए एक जुलूस, वातावरण एक ऐसा उत्पन्न किया महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहाँ पे उनको फिर उस समय सरकार ने अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला। तो इस तरह से बहुत संघर्षशील जीवन उनका रहा। जो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, ये सिर्फ एक झलक है उनके देश के हित के लिए किए हुए काम की। हम चाहते हैं कि इसको एक बड़ी फिल्म के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि देश को भी पता चले कि उन्होंने किया हुआ काम अपने देश के नवनिर्माण के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। और मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब भी इसमें आपका योगदान दें, जिसके कारण ये फिल्म महत्वपूर्ण बन सकती है। धन्यवाद।